हेलो दोस्तों, दृष्टि पीसीएस चैनल पर आप सभी का स्वागत है। चर्चा करेंगे करंट अपडेट प्रोग्राम के अंतर्गत बिहार राज्य से जुड़े हुए जो भी करंट अफेयर्स रहे हैं बीते सप्ताह में और जो भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं वे जानकारियां जिनके बारे में हमसे परीक्षा में सवाल बनाए जा सकते हैं। अभी मैप पर लौट करके आएंगे एक प्रश्न को देखने के बाद और प्रश्न से शुरू करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग राज्य के किस जिले में स्थापित किया जाएगा? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है क्योंकि विश्व के अंतर्गत शिवलिंग की स्थापना हो, भगवान राम की प्रतिमा हो, सीता माता की प्रतिमा हो या फिर भगवान बुद्ध की प्रतिमा की बात आए, वो यहाँ पर ही स्थापित किए जाने की बात की जा रही है, यानी बिहार राज्य के अंतर्गत। ये प्रश्न शिवलिंग से संबंधित है। यहाँ पर विकल्प दिए हैं पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, मधुबनी, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो जो विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है इसको स्थापित किया जा रहा है पूर्वी चंपारण के अंतर्गत। इससे जुड़ी हुई और जानकारी है कि पूर्वी चंपारण के केसरिया कैथवलिया यानी जानकी नगर में एक विराट रामायण मंदिर का निर्माण किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग स्थापित किया जाएगा। इसकी ऊंचाई और गोलाई लगभग 33 फीट के आसपास होगी और लगभग 250 मीट्रिक टन इसका वजन होगा, यानी आप अनुमान लगा सकते हैं कि कितना बड़ा और विशाल यह शिवलिंग होगा। अब इसके लिए जो पत्थर है यानी शिवलिंग का जो निर्माण है उसके लिए तमिलनाडु के त्रिचुरापल्ली की पहाड़ी ग्रेनाइट को काट करके निर्माण किया जाएगा, यानी वहां से ग्रेनाइट लेकर के आएंगे और उसका निर्माण फिर किया जाएगा। अब यहाँ पर तीन बातें और जाननी है कि इसका जो निर्माण है यहाँ हो रहा है, हम यहाँ पर लिख देते हैं शिवलिंग। ठीक, अब सीतामढ़ी में माता सीता की प्रतिमा लगाई जानी है जिसकी ऊंचाई लगभग 251 फीट होगी और यह भी विश्व में सबसे बड़ी होगी। ठीक, इसके अलावा यहां पर आप देखेंगे बक्सर में भगवान राम की प्रतिमा लगाई जानी है जो कि 1000 फीट की होगी और गया में फिर बोधगया में यहां पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाई जा रही है जो कि अपने आप में लेटी हुई प्रतिमा है जिसकी लंबाई है लगभग 100 फीट के आसपास और ऊंचाई लगभग 30 फीट के आसपास होगी। ठीक है, तो ये कुछ इसके बारे में जानने वाली प्रमुख बातें हैं, लेकिन प्रश्न चूंकि शिवलिंग से संबंधित है तो इसका उत्तर है ऑप्शन ए यानी पूर्वी चंपारण। चलिए अगला प्रश्न, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय किस जिले में स्थित है? ऑप्शन भागलपुर, पटना, समस्तीपुर, वैशाली और या फिर ऑप्शन ई यानी इनमें से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी, समस्तीपुर में यह अवस्थित है और इससे जुड़ी कुछ जानकारी जान लें। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा, यह अस्तित्व में आई है 7 अक्टूबर 2016 को, जहां पर इसको कन्वर्ट किया गया है राजेंद्र एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी पूसा जो कि एक स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी थी। इसके और इतिहास में जाएंगे तो 1905 का हमें एक एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट दिखाई देता है जिसको बाद में राज्य के अंतर्गत यूनिवर्सिटी बनाया गया था 1970 में और फिर जाकर के उसको 2016 में सेंट्रल लेवल पर यूनिवर्सिटी बना दिया गया। तो इसका जो उत्तर है ऑप्शन सी यानी समस्तीपुर। चलिए अगला प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय सब जूनियर वॉलीबॉल प्रतियोगिता के लिए बिहार राज्य बालक टीम में पूर्णिया जिले से किसका चयन हुआ है? ऐसे सवाल भी बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। विकल्प में क्या है? सत्यम कुमार, शिवम कुमार, अनिल शर्मा, मुकेश कुमार या फिर ऑप्शन ई यानी इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक। तो इसके उत्तर में आपको ऑप्शन ई टिक करना होगा क्योंकि यहाँ पर जो नाम दिए हैं उसमें एक से अधिक के नाम आएंगे, सत्यम कुमार और शिवम कुमार का, जो कि बालक टीम से होंगे। तो दिल्ली में 3 से 8 जनवरी तक आयोजित हो रहा है राष्ट्रीय सब जूनियर वॉलीबॉल बालक और बालिका प्रतियोगिता। इसके लिए बिहार राज्य टीम का गठन हुआ है जिसके अंतर्गत सत्यम कुमार और शिवम कुमार और बालिका टीम में खुशी कुमारी का चयन किया गया है। तो इससे जुड़ी हुई जानकारी ये रही जिसके बारे में आपको जानना है, तो ऑप्शन ई इस प्रश्न में उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले में मंदार पर्वत है? ऑप्शन जमुई, बांका, कटिहार, खगड़िया या ऑप्शन ई। तो मंदार पर्वत को लेकर के कई सारी पौराणिक मान्यताएं हैं, इसकी वजह से एक प्रश्न आपसे बनता है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी यानी बांका में। तो इससे जुड़ी हुई कुछ कथाओं के बारे में जानकारी ले लें तो भागलपुर से लगभग 45 किलोमीटर यह दूर है बांका जिले में मंदार पर्वत। ऊंचाई है इसकी 700 फीट के आसपास और इस पर्वत के बारे में हमें पुराणों और महाभारत में भी कई सारी कहानियां सुनने को और जानने को मिलती हैं। एक ऐसी कहानी भी है जहां आपने समुद्र मंथन के बारे में सुना होगा, जहां देवताओं ने और असुरों ने समुद्र का मंथन किया था और उससे कई सारे रत्न और अमृत और विष की प्राप्ति हुई थी। हलाहल विष भी उसी से निकला था, अमृत भी निकला था।
तो मंदार पर्वत के को यहाँ पर रख करके ही समुद्र का मंथन किया गया था, इससे जुड़ी ये कहानी भी है। दूसरी एक कथा ये भी है कि भगवान विष्णु ने मधुकैटभ राक्षस को पराजित करके उसका वध किया था और उसको इसी मंदार पर्वत के नीचे दबा दिया था, ये कहते हुए कि वो विश्व को आतंकित ना करे, ऐसी कहानी है। तो ये माना जाता है कि भगवान विष्णु का भी वहां पर स्थान है और इससे जुड़ी हुई कई सारे स्मारक भी बनाए गए हैं कि किस तरह से समुद्र मंथन हुआ। तो यहाँ पर कई सारे जो है श्रद्धालु जाते हैं, हजारों और लाखों की संख्या में, इसलिए इस स्थान का बहुत ज्यादा महत्व है। ऑप्शन बी इसका उत्तर है, यानी बांका। चलिए अगला प्रश्न, राज्य में कहां पर दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बती एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का शिलान्यास किया गया है? नालंदा, किशनगंज, आरा, गया, उपर्युक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो यहाँ पर एक छोटा सा आप अनुमान लगा सकते हैं कि गया वह स्थान है जो कि भगवान बुद्ध से संबंधित है। ऐसे में इसका उत्तर ऑप्शन डी होना ज्यादा स्वाभाविक है। तो गया में दलाई लामा सेंटर फॉर तिब्बतियन एंड इंडियन एंशिएंट विजडम का जो शुरुआत है इसकी की गई है और इसकी शुरुआत स्वयं जो दलाई लामा है उन्होंने की है, इसलिए ये स्थान महत्वपूर्ण है। इसके बारे में हमें जानना है कि कहाँ पर है, ऑप्शन डी यानी गया में। अब आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपके साथ साझा कर लें कि बिहार का मेंस कोर्स शुरू हो चुका है, जिसको आप ले सकते हैं लाइव ऑनलाइन माध्यम से दृष्टि लर्निंग ऐप के जरिए। तो इसके अंतर्गत बहुत सारी सुविधाएं हैं, 350 प्लस घंटे की कक्षाएं, जिसमें आपको प्रतिदिन 2 कक्षाएं सप्ताह में 6 दिन मिलेंगी, 2 सालों तक असीमित इसका व्यू टाइम मिलेगा। कोई डाउट होगा तो जूम पर आपको जो भी डाउट सेशन है वो दे दिए जाएंगे। तो आप इस नंबर पर कॉल करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स का रिवीजन हम कर रहे हैं, साथ ही मेंस के लिए भी आपको तैयारी करना महत्वपूर्ण है। चलिए अगला प्रश्न, राज्य के किस जिले के प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा ने मैथिली में आजादी पुस्तक के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 जीता है? ऑप्शन क्या है? सारण, भोजपुर, पूर्णिया, सुपौल, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। दरअसल यह प्रश्न कहना चाह रहा है कि राज्य के किस जिले के हैं प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा, जिन्होंने मैथिली में आजादी पुस्तक को एक तरीके से ट्रांसलेट किया है, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 मिला है। वो किस जिले से आते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन सी यानी पूर्णिया। कुछ जानकारी ले लें तो बिहार के पूर्णिया जिले के मशहूर लेखक और अनुवादक प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा ने मैथिली में आजादी पुस्तक को ट्रांसलेट किया या उसका अनुवाद किया, जिसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है। इसकी जो मूल पुस्तक है चमन नाहल द्वारा लिखी गई थी और उसको अंग्रेजी में सी नाहल कहते हैं, उसका उन्होंने अनुवाद किया है, जिसकी वजह से इनको भी पुरस्कार मिला है। और जो मूल पुस्तक थी उसकी अंग्रेजी में, उसके लेखक को 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, और 1975 में यह उपन्यास प्रकाशित हुआ था, जो कि विभाजन से संबंधित सियालकोट के दौर के उनके अनुभवों को बताता है। तो विभाजन से संबंधित है, ये बात याद रखनी है। कब प्रकाशित हुआ था? 1975 में। लेखक को इसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 1977 में। अब जब इसका अनुवाद हुआ है तो इसके लिए भी जो प्रोफेसर रत्नेश्वर मिश्रा है उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, जो कि पूर्णिया जिले से आते हैं। ये फैक्ट हैं इसके। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में चुनाव आयोग ने राज्य के किस व्यक्ति को अपना आइकॉन बनाया है? ऑप्शन मनोज बाजपेयी, संजय मिश्रा, पंकज त्रिपाठी, मैथिली ठाकुर या ऑप्शन ई। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, गायिका है मैथिली ठाकुर, जिनको चुनाव आयोग ने अपना आइकॉन बनाया है। तो मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर को आइकॉन बनाया गया है और इसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मैथिली ठाकुर बिहार में क्या करेंगी? मतदाताओं को जागरूक करने के अभियान से जुड़ेंगी। इसके अलावा इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले इनको मधुबनी जिले का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया था और जिले के 47वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में इसकी घोषणा की गई थी। मतलब बहुत सारे तथ्य ऐसे हैं जो लिखित रूप से हैं। कुछ और बातें, जैसे लोक गायिका है, कई सारे भाषाओं में गानों को गा सकती हैं, राजस्थानी, पंजाबी, मैथिली, भोजपुरी, हिंदी, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा मशहूर है। इसके अलावा कई सारे इन्होंने जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं उनमें पार्टिसिपेट भी किया है। ऑप्शन डी इसका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न, बिहार में ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड कहाँ बनाया जाएगा? ऑप्शन पटना, दरभंगा, समस्तीपुर, रोहतास या ऑप्शन ई। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, पटना में ऐसा एक ग्रीन ग्रिड बनाया जा रहा है जहां पर एक तरीके से बिल्डिंग को पूरी तरह से सौर ऊर्जा संचालित करने का प्रयास किया जाएगा।
तो बिहार में ऊर्जा संचरण के क्षेत्र में पहला ग्रीन ग्रिड पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बनेगा। तो इसको 5200 बेड के अस्पताल में परिवर्तित किया जा रहा है और ग्रीन ग्रिड का निर्माण में होगा जहां पर 260 करोड़ रुपए खर्च होंगे। मतलब ग्रीन ग्रिड बेसिकली क्या है कि एक ऐसी बिल्डिंग है जहां पर ऊपर रूफ टॉप पर कोशिश करेंगे कि सोलर पैनल्स लगा दिए जाएं ताकि बिल्डिंग को जो एनर्जी सप्लाई है, ऊर्जा की उपलब्धता है, वह सोलर ग्रिड के माध्यम से हो सके और बाहर से हमें एनर्जी ना लेनी पड़े वायर्स के जरिए या किसी अन्य उपकरणों के जरिए। तो इसके चलते यहाँ पर बिजली के साथ साथ सौर ऊर्जा का भी इस्तेमाल होगा। मतलब कोशिश ही की जाएगी कि ज़्यादा से ज़्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाए, लेकिन आवश्यकता पड़ने पर बिजली का भी इस्तेमाल किया जाएगा जो सामान्य तौर पर सप्लाई दी जाती है। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या है? पटना। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में राज्य के किस जिले के धर्मेंद्र सिंह ने बाइक उठाकर 8वां विश्व रिकॉर्ड बनाया है? रोहतास, कैमूर, औरंगाबाद, मुजफ्फरपुर या फिर ऑप्शन ई? तो धर्मेंद्र सिंह आते हैं कैमूर जिले से, जिन्होंने 2023 की शुरुआत होने से एक दिन पहले यानी 31 दिसंबर को एक बाइक को अपने कंधे पर उठा करके कुछ दूर चल करके एक अलग से अनोखा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इसके अलावा भी इन्होंने कई सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए हैं, जैसे कि सरिये को मोड़ना और भी कई सारे तरीके के। तो ये नाम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, इनके बारे में आपको जानना, क्योंकि परीक्षा में ऐसा सवाल आ सकता है। अब तक इनके पास 8 वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज हैं जो कि अलग अलग स्टंट गेम के अंतर्गत इन्होंने हासिल किए हैं। तो ये आते हैं कैमूर से, यानी ऑप्शन 20 का उत्तर है। चलिए आपसे मिलेंगे अगले सेशन में कुछ और महत्वपूर्ण सवालों के साथ। तब तक जिन सवालों पर हमने यहाँ डिस्कस किया है उनको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, ताकि परीक्षा में अगर ऐसा कोई सवाल आए तो आपसे वो गलत ना हो। तब तक पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए, शुक्रिया।